आज तनु से उसे सारे हिसाब किताब चुकता करने थे और सारी सच्चाई उसे खुलकर बतानी थी। दूसरी तरफ तनु हर चीज से पूरी तरह बेखबर थी और वे अभी विकास के साथ ही घूम रही थी। पहले वे लोग शॉपिंग करने के लिए निकले थे, उसके बाद दोनों पार्क में गए और अब मजे करने के लिए समंदर के किनारे वॉक करने आए थे। तनु जब विकास के साथ होती थी तो वह हर चीज ही भूल जाती थी। अभी उसे सिर्फ इतना पता था कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। तुम्हारी शादी का क्या इरादा है? तनु ने उसकी आंखों में देखते हुए दो टुक अंदाज में सवाल किया था। मैं तो कल ही बारात लेकर आ जाऊं। तुम सिर्फ मुझे परमिशन दे दो, विकास बिल्कुल सीधे शब्दों में बोला। तनु गर्दन झुकाकर मुस्कुरा दी थी। जब भी विकास इस तरह से उसका हौसला बढ़ाता था तो उसे अनजानी सी खुशी मिलती थी। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम दे दो। जब मैं तुम्हें कहूंगी तब तुम बारात लेकर आना। वह चमकती हुई आंखों से उसे देखते हुए बोली। विकास अपने होंठ दबाकर मुस्कुराया और एक बार फिर उसका हाथ अपने हाथों में भरकर समंदर के किनारे चलने लगा। दूसरी तरफ दर्शित हवेली में पहुंचा। सबसे पहले तनु के कमरे में गया, लेकिन उसका कमरा बिल्कुल खाली था। वॉशरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था, अंदर कोई नहीं था। उसने लावण्या से पूछा तो लावण्या ने भी लापरवाही से अपनी गर्दन हिला दी। दादा अंकल अपना पसंदीदा सीरियल देखने में बिजी थे। सीरियल के बीच में उन्होंने बताया वह अपनी किसी सहेली की बर्थडे पार्टी में गई है और रात को लेट वापस आएगी। ये सुनकर दर्शित के तन बदन में आग लग गई। आपने उसे परमिशन क्यों दी? दादा अंकल जी, आप जानते भी हैं शहर के हालात कैसे चल रहे हैं। दादा अंकल अब चौंक कर उसकी तरफ ध्यान देने लगे थे। क्या हो गया बेटा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वह कोई छोटी बच्ची तो नहीं है, और जिस तरह के माहौल से वह आई है, मुझे उस पर फालतू की पाबंदियां लगाना भी ठीक नहीं लगता। दादा अंकल, उसके लिए यही पाबंदियां जरूरी है और कम से कम उसे परमिशन देने से पहले आपको एक बार मुझसे पूछना चाहिए था। वह उनकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा। ध्यानचंद कुछ पल के लिए चुप हो गए थे। उन्होंने अपने गोद लिए हुए दर्शित के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी देखी, जिसे महसूस करके वह खुद भी बेचैन हो गए। क्या हुआ है? तुम मुझे थोड़े डिस्टर्ब नजर आ रहे हो। मैं बस चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी हम दोनों की विदाई कर दें। मेरी और उसकी विदाई करवा दीजिए। मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। ये सुनकर दादा अंकल खुशी जाहिर करते हुए मुस्कुरा दिए। बेटा, हमने तो पहले भी यही कहा था, लेकिन तुम खुद ही मना कर रहे थे। वह भी छोटी है। छोटी तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही वह इतनी मासूम है जितना मैं उसे समझता आया था। उसकी उम्र हो चुकी है, 22 साल की हो गई है, और उसे हर चीज के बारे में पता भी है। बस दिवाली के बाद आप उसकी विदाई करवा दीजिए और मेरी और उसकी शादी के बारे में पूरे घर वालों को बता दीजिए। ये कहकर वह लंबे लंबे डेग भरता हुआ फिर से हवेली से बाहर निकल गया। उसका दिमाग गुस्से से गर्म हो रहा था। वह जानता था कि उसका गुस्सा उस वक्त तक नहीं उतरेगा जब तक वह उसे देख नहीं लेता। मैडम रात को काफी लेट घर वापस आई थी। वह बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी और उसका इरादा लंबी नींद लेने का था। पेपर कैंसिल होने की टेंशन भी उसके दिमाग से अब बिल्कुल निकल चुकी थी। जैसे ही वह अपने कमरे में दाखिल हुई, किसी ने उसके बाजू जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन दर्शित ने उसके होंठों पर अपना हाथ मजबूती से रखकर उसकी चीख का गला घोंट दिया। उस वक्त वह उसके बिल्कुल नजदीक खड़ा था। अब उन दोनों के बीच जरा सी भी दूरी नहीं थी। वह उसके कानों के पास झुकते हुए गुर्राया। मैंने तुम्हें बहुत पहले समझाया था कि मुझे झूठ बोलने वालों से और धोखा देने वाले लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है, और मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि मेरी कही हुई बातें अपने दिमाग में अच्छी तरह फिट कर लेना, ताकि बाद में तुम्हें मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई थी। तकलीफ के मारे तनु की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या कह रहे हैं आप? दूर हो जाइए मुझसे, और आप किस अधिकार से मेरे साथ ये सब कर रहे हैं? पत्नी हो तुम मेरी। वह एक एक शब्द चबाते हुए बोला। मेरे नजदीक इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। मैं दादा अंकल से कल ही बात करूंगी, वह इस रिश्ते को खत्म कर दें। इससे पहले कि वह और कुछ कह पाती, दर्शित उसके चेहरे को दबोच चुका था। पहले मैंने सोचा था कि तुम छोटी हो, इस रिश्ते को समझने के काबिल नहीं हो, इसी वजह से तुम्हें थोड़ा सा टाइम दे रहा था, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम मेरी सोच से भी ज्यादा समझदार हो गई हो। अब तुम्हें एक सेकंड का भी टाइम नहीं मिलेगा, और जो भूत तुम्हारे दिमाग पर चढ़ा हुआ है, आज मैं वो भूत भी उतार दूंगा। उसने तनु को पीछे की तरफ धक्का दिया। वह अपना बैलेंस नहीं रख पाई और बेड पर जाकर गिर गई।
दर्शित के इरादे को भांपते ही वो बुरी तरह से बेचैन हो गई थी। उसने तेजी से नाम में सिर हिलाया, कांपते हुए शब्दों में कहा, मेरे करीब भी मत आना। अगर आपने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं खुद को कुछ कर बैठूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला हूँ तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। भारी शब्दों में कहता हुआ वह उस पर बिल्कुल छा गया था। उसका इरादा उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने का नहीं था, बल्कि वह सिर्फ उसे ये बताना चाहता था कि वह उसके जिस्म और उसकी सांसों का इकलौता मालिक है। उसने तनु के बालों में अपना चेहरा छुपाया और उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। तनु की हालत किसी बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। वह उसकी पकड़ में बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। अगले ही पल वह उसकी कमर को भी दबोच चुका था। उसने तनु के बालों से अपना चेहरा निकालकर उसकी आंखों में देखा। वह उसे शिकायती अंदाज में घूर रही थी। अब आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं आपको इसकी परमिशन नहीं देती हूँ। प्लीज मुझसे दूर हो जाइए। मुझे आपके जिस्म से घिन महसूस हो रही है। ये सुनते ही वो गुस्से से बेकाबू हो गया था। जब भी वह उस लड़की के साथ नरमी बरतने का इरादा करता था, तभी वह कोई न कोई ऐसी बात कह देती थी जिससे उसका गुस्सा और दुगना हो जाता था। अब की बार वह उसके होठों को अपनी पकड़ में ले चुका था। तनु ने उस बीच बहुत आनाकानी की, मगर आखिरकार हार गई। थोड़ी ही देर में जब वो उससे अलग हुआ तो तनु के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। वह उसके सीने पर हाथ रखकर अपनी सांसों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, जबकि वह उसके चेहरे की एक एक नक्श को अपनी आंखों से देख रहा था। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, विकास से दूर रहा करो। दोबारा मैं तुम्हें उसके साथ न देखूं। उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए वह बड़े नरमी से बोला, तुम्हारी ये गलतफहमी पहली और आखिरी बार समझकर माफ कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें दोबारा गलती की गुंजाइश नहीं मिलेगी और ना ही मैं तुम्हें माफ करूंगा। उसकी हालत देखकर वह उससे थोड़ा सा दूर होकर बैठ गया था। तनु उसकी आंखों में देखकर बदतमीजी से बोली, ये कोई गलती नहीं है। मैं उस आदमी से मोहब्बत करती हूँ। बहुत जल्द आपसे डिवोर्स लेकर उसी आदमी से शादी भी कर लूंगी। मैं आपके साथ एक सेकंड भी नहीं बिता सकती हूँ। मुझे आपसे घुटन होती है और ना ही मुझे आपके साथ मर-मर कर जीना है। मैं खुलकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, जहाँ पर सिर्फ़ आज़ादी हो और मैं अपनी मर्ज़ी की मालकिन रहूँ। मुझे आपकी गुलाम या नौकरानी नहीं बनना। वह न जाने क्या कुछ कह रही थी, जबकि दर्शित का ध्यान सिर्फ़ उसके उन्हीं शब्दों पर अटका हुआ था। अगले ही पल वह उसे पूरी तरह अपनी पकड़ में फिर से ले चुका था। इससे पहले कि वह उसकी टांगों को अपने काबू में करता, उसे किसी चीज़ की मौजूदगी का एहसास हुआ और वह ना चाहते हुए भी रुक गया। पहले मैं तुम्हारे उस आशिक का कुछ करूँगा, उसके बाद तुम्हारे साथ अपना हिसाब-किताब चुकता करूँगा। तब तक तुम इसी कमरे में कैद रहोगी। यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि आज तुम बच गई हो। तुम्हारे पास इस रिश्ते को स्वीकार करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। वह उसके जिस्म पर निगाहें चुराता हुआ लंबे-लंबे डेग भरता कमरे से बाहर निकल गया। उसने बाहर से तनु के कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया था। दूसरी तरफ तनु जोर-जोर से दहाड़े मारकर रो रही थी। शोर की आवाज़ सुनकर हवेली के सब लोग अपने-अपने कमरों से बाहर निकल आए थे। दादा अंकल के माथे पर बल पड़ गए थे। ये सब क्या है? उन्होंने दर्शित को गुस्से की निगाहों से देखते हुए पूछा। यह हम दोनों का पर्सनल मामला है। मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई तीसरा आदमी दखल-अंदाज़ी करे। वह दादा पर सख्त नज़र डालते हुए अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह चीखती-चिल्लाती तनु की बात सुनता या उसके कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता। दादा भी सुबह होने का इंतज़ार करने लगे थे। अगले ही दिन उन्होंने पूरे परिवार वालों को तनु और दर्शित की शादी की खबर दे दी थी। तनु को ये सब कुछ थोड़ा-थोड़ा याद तो था, लेकिन उसके दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही थी। हकीकत में उसकी शादी हो चुकी है। उसे लग रहा था कि बचपन में उसने अपनी हवेली में गुड्डा-गुड़िया का खेल खेला था। उसी रात उसने अपने मम्मी-पापा को कॉल करके सब कुछ बता दिया था, लेकिन उसके पिता भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने भी उसे दर्शित को दिल से स्वीकार करने के लिए कह दिया था और उसे साफ शब्दों में ये समझाया था, हमारे परिवार में तय हुए रिश्ते टाले नहीं जाते। इस परिवार में एक बार शादी हो जाए, उसे छोड़ने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हिंदू रीति रिवाज में ये सब कुछ नहीं होता और तुम उसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर तुमने ऐसा सोचा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तनु ने अपने आप से जिंदगी में कभी भी इस तरह बेबस नहीं महसूस किया था। वह विकास के अलावा किसी और आदमी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी।
जबकि दूसरी तरफ दर्शित का गुस्से से बुरा हाल था। वो मजबूत था, ठोस था, जिद्दी भी था। वह अपने कंट्रोल खोकर तनु के साथ ज्यादती नहीं करना चाहता था, लेकिन वह लड़की हरकतें ऐसी करती थी कि दर्शित ना चाहते हुए भी मजबूर हो जाता था। इस वक्त वह अपनी करीबी दोस्त विवेक के पास बैठा हुआ था। मुझे नहीं लगता भाभी तुम्हारी किसी बात पर विश्वास करेगी। उन्हें ये बताने का कोई फायदा ही नहीं है कि विकास एक घटिया इंसान है। तुम्हें ये सब कुछ साबित करना होगा। और मैं ऐसा कैसे करूंगा? मैं तो उसे तस्वीर दिखाऊंगा तो वह यही कहेगी ये गूगल से एडिट की हुई है। दर्शित गुस्से से गुजरते हुए बोला। वह उस लड़की की हरकतों को बहुत अच्छी तरह जानता था। अब तो उन 6 महीनों में उसकी रग रग से वाकिफ हो चुका था। ज्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस तुम मेरी एक राय पर काम करो, वरना जिंदगी भर मुझे शराब पिलाते रहोगे। विवेक ने जब उसे अपनी राय दी तो दर्शित का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया था। अगले ही पल उसने विवेक का गिरेबान पकड़कर एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर जड़ दिया। वो बेचारा दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर गया। दर्शित गरजते हुए बोला, क्या तुमने मुझे इतना घटिया इंसान समझा है कि मैं अपनी पत्नी को उसके आशिक से मिलवाने के लिए लेकर जाऊंगा? तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम उसे मिलवाने के लिए लेकर जाओ? तुम बस उसे आजाद कर दो। वह खुद ब खुद ही उससे मिलने के लिए चली जाएगी। बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं खुद संभाल लूंगा। औरत को हमेशा ऐसा आदमी चाहिए होता है जो उसकी सुरक्षा कर सके और उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो सके। वे कमजोर और डरपोक मर्दों से सख्त नफरत करती हैं। नाक से खून निकलने के बावजूद विवेक मुस्कुराते हुए दर्शित को लेक्चर दे रहा था, जबकि उसकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल भी रहा था। उसे विवेक की किसी भी राय पर विश्वास नहीं था, क्योंकि वह अपनी पत्नी को किसी और के साथ देख भी नहीं सकता था। जब भी उसने विवेक के मशवरे पर अमल किया था, तब उसे मुंह की खानी पड़ी थी। हे भगवान, मुझे थोड़ा सब्र दे। उसने बेकाबू होकर अपने बालों को नोचते हुए कहा। ये लड़की हमेशा मुझे बेबस कर देती है। हमेशा की तरह आज भी उसने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ तनु का रो रो कर बुरा हाल था। उसने अपने कमरे में खाना पानी भी छोड़ दिया था। उसने एक ही रट लगा रखी थी कि मुझे दर्शित के साथ नहीं रहना, मुझे उस आदमी से डिवोर्स लेना है। मैं विकास से मोहब्बत करती हूँ। विकास को कॉल करके उसने सारी बात समझा दी थी। दूसरी तरफ विकास का दिल एकदम से तनु की तरफ से बदल गया। बचपन से ही उसे कॉलेज में इस्तेमाल की हुई चीजें पसंद नहीं थी। ये तो फिर भी एक जीती जागती जिस्म था। तनु के किसी और से शादी होने का सुनकर ही विकास के अंदर जितने भी जज्बात भड़क रहे थे, वे सारे के सारे ठंडे पड़ गए। लेकिन तनु की हालत देखकर उसे अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। इस वक्त उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। तनु ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। विकास को इतना पता था कि वह तनु से शादी नहीं कर पाएगा, लेकिन कम से कम उसे इस्तेमाल तो कर सकता था। बस यही सोचकर वह तनु से मिलने के लिए राजी हो गया था। दूसरी तरफ विवेक के कहने पर दर्शित ने तनु के कमरे का लॉक खोल दिया था और उसे धमकी के साथ दोबारा से कॉलेज जाने की इजाजत दे दी थी। उसी सुबह तनु ने बीच रास्ते में जाकर ड्राइवर को गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कह दिया। विकास ने पहले से उसे कॉलेज आने के लिए कहा था। शाम के वक्त वह उसे अपने फ्लैट में ले जाने का इरादा रखता था, लेकिन तनु ने साफ मना कर दिया। वह उससे बात करना चाहती थी और अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी। विकास बड़ी तमन्यता से उसकी बातें सुन रहा था। आज का दिन भी उसके हाथों से निकल चुका था। वह बार बार इसलिए कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि उसे डर था कहीं तनु को शक न हो जाए। रात का डिनर उन्होंने एक साथ ही किया था। दूसरी तरफ दर्शित बड़ी तसल्ली से अपने आंगन में बैठा टीवी देख रहा था, जबकि दादा अंकल बेचैनी से कमरे में चक्कर काट रहे थे। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम्हारी पत्नी इस वक्त कहाँ है? तुमसे ज्यादा लापरवाह आदमी मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा। फिक्र मत करो दादा अंकल, मेरी पत्नी आखिरकार अपने घर ही आएगी। और जहां तक लापरवाह होने का सवाल है, तो आप ही तो मुझसे कहते हैं कि मैं कुछ ज्यादा ही टेंशन लेता हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज के बाद मैं किसी भी चीज की टेंशन नहीं लूंगा। दादा अंकल का अब बस नहीं चल रहा था। वह गोद लिए हुए दर्शित को कच्चा ही खा जाते। दूसरी तरफ विकास तनु को छोड़ने के लिए हवेली की तरफ आ रहा था, जब अचानक ही रास्ते में कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी रोक ली। तनु ने डर के मारे विकास का बाजू पकड़ लिया। उसने बेचैनी से तनु के चेहरे की तरफ देखा। विकास के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उन लोगों ने तनु और विकास को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहा। विवेक भी उस वक्त वहीं मौजूद था। उसने भी अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। वह आगे बढ़ा और विकास की आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला, गाड़ी की चाबी मेरे हवाले करो और तुम्हारे पास जितने पैसे हैं
वह सारे मुझे दे दो। विकास ने उसकी बात सुनते ही जेब से पैसे और मोबाइल निकालकर विवेक के हाथ में रख दिए, क्योंकि उसे मौत से बहुत ज्यादा डर लगता था। गाड़ी की चाबी उसने चुपचाप विवेक को दे दी थी। उसके पास पैसों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं थी, उसे बस अपनी जिंदगी चाहिए थी। उधर तनु विकास के पीछे सिमटने की कोशिश कर रही थी। तभी विवेक ने उसकी तरफ घूरती हुई नजरों से देखा और फिर विकास की तरफ देखते हुए कहा, मुझे वो लड़की भी चाहिए, उस लड़की को मेरे हवाले करो। ये सुनकर विकास घबरा गया। नहीं, मैं ये लड़की तुम्हें नहीं दे सकता। उसके अलावा तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसने बस थोड़ी सी आनाकानी की थी, जबकि तनु ने मजबूती से विकास का बाजू पकड़ रखा था। अगर तुम ये लड़की नहीं दे सकते हो तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ राजकुमार। ये कहकर विवेक ने उसकी कनपटी पर पिस्तौल रख दी। विकास बुरी तरह डर गया था। उसके दिल में तनु को इस्तेमाल करने का जो अरमान था वह भी निकल चुका था। इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी चाहिए थी। वह दोनों हाथ उठाते हुए तेजी से बोला, ठीक है, तुम ये लड़की अपने साथ लेकर जाओ, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत कहना। ये कहकर विकास ने जल्दी से तनु का बाजू पकड़कर विवेक की तरफ धक्का दिया था। इससे पहले कि तनु जमीन पर गिर जाती, विवेक ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और फिर दिल ही दिल में दर्शित से बात करते हुए बोला, माफ कर देना भाई, गलती से भाभी को हाथ लगाया है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तनु तो जैसे सदमे में चली गई थी। उसके दिमाग में ये बात नहीं थी कि विकास उसके साथ ऐसा कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि विकास ने उसे उन लोगों के हवाले करके खुद भागना शुरू कर दिया था। वह बार बार डर से पीछे पलटकर देखता और फिर पहले से भी ज्यादा तेजी से भागने लगता। कुछ ही पलों में वो उनकी नजरों से ओझल हो गया था। तनु ने कांपते हुए पीछे पलटकर देखा, जहां 5 मास्क पहने लोग खड़े थे। उस वक्त उसे बहुत जोर से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। उसे दर्शित की याद आ रही थी, जो हमेशा उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता था, जिसके होते हुए उसे कभी भी डर नहीं लगता था। वह आदमी अब भी उसके सामने होता। तनु को बहुत अच्छा महसूस होता था। उसे वह वक्त याद आ रहा था जब गांव के कुछ लड़कों ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और दर्शित ने उनकी ऐसी हालत कर दी थी कि वह बात बाकी लोगों को हमेशा के लिए यादगार बना दी गई थी। वह खुद भी औरतों की बहुत इज्जत करता था और दूसरों को भी यही सिखाता था। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तनु ने कांपते हुए शब्दों में कहा। अगले ही पल उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इससे पहले कि वह जमीन पर गिरती, विवेक ने जल्दी से उसे अपने बाजू में थाम लिया, लेकिन फिर कुछ याद आते ही उसने तनु को छोड़ दिया। बेचारी का सिर जोर से जमीन से जा लगा और उसके सिर से हल्का सा खून भी निकलने लगा। ये देखकर विवेक के हाथ पांव फूल गए। उसने जल्दी ही दर्शित को कॉल मिलाई थी। भाभी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई हैं, उनके सिर से खून भी निकल रहा है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। घटिया इंसान, उसे गाड़ी में डालकर अस्पताल लेकर जा, अगर उसको तेरी वजह से कुछ भी हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विवेक ने घबराकर थूक निकला और कांपते हुए शब्दों में बोला, तुमने खुद ही मुझे कहा था कि भाभी को हाथ नहीं लगाना है। अभी और इसी वक्त उसे अस्पताल लेकर जाओ, वरना मैं तेरे साथ कुछ भी कर दूंगा। और उसे जिस भी हालत में लेकर जा रहे हो मुझे बताओ। विवेक ने तुरंत उसे लोकेशन भी भेज दी थी। अगले 1 घंटे में दर्शित भी वहां पहुंच गया था। डॉक्टर ने दर्शित को बताया, मैडम को कोई गहरा सदमा पहुंचा है और सिर पर भी बहुत गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई हैं। अगर ये अगले 5 घंटे तक होश में नहीं आई तो इनके कोमा में जाने का खतरा भी है। और फिर ये कब होश में आएंगी इसके बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। ये 1 साल तक भी बेहोश रह सकती हैं और 10 साल तक भी। अगले कुछ घंटे इनके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। दर्शित को जिंदगी में पहली बार डर महसूस हुआ था। मजबूत दिल रखने वाला वह आदमी अस्पताल की गैलरी में भगवान के चरणों में गिर पड़ा और उस छोटी सी लड़की के लिए प्रार्थना करने लगा, जो उसकी पूरी दुनिया थी। उसे कभी भी उसकी हरकतों से कोई परेशानी नहीं हुई थी, बल्कि वह जानबूझकर उस पर रोज गुस्सा जाता था, क्योंकि उस छोटी सी लड़की का डरा हुआ चेहरा देखकर उसे छेड़ने में बड़ा मजा आता था। कब उसे उस लड़की से मोहब्बत हो गई, उसे खुद भी अंदाजा नहीं हुआ था। बस वह यही समय का इंतजार कर रहा था ताकि उसके साथ अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। लेकिन बीच में ये सब कुछ हो जाएगा, उसने अपने सपनों में भी कभी नहीं सोचा था। अगले 2 दिन तक तनु बेहोश रही। तीसरे दिन उसे होश आ चुका था। उस वक्त दर्शित उसके पास ही मौजूद था। वह उसके बेड पर सिर रखे सो रहा था। होश में आते ही गुजरे हुए पल किसी फिल्म की तरह तनु की नजरों के सामने घूमने लगे। उसे बहुत जोर से एहसास हो रहा था
कि उसके साथ बहुत बड़ा गलत हो गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। थोड़ी ही देर में वह सिसकियां भरते हुए रोने लगी थी। उसी बीच दर्शित भी जाग उठा था। उसे रोता हुआ देखकर वह बेचैन हो गया और आगे बढ़कर उसके आंसू साफ करने लगा। तनु उसके गले लग गई। वह अपने होठों से एक शब्द भी नहीं निकाल पा रही थी, बस रोए चले जा रही थी, जबकि दर्शित चुपचाप उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। थोड़ी देर के बाद जब बाकी घरवाले अंदर दाखिल हुए तो तनु चुपचाप उससे लिपटी हुई थी। तनु के माँ-बाप भी हिंदुस्तान आ चुके थे। बेटी की यह हालत देखकर उसके पापा तड़प उठे। तनु उनकी इकलौती औलाद थी। वह उसे हर चीज से बढ़ चढ़कर चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने उसके लिए दर्शित का चुनाव किया था। यहाँ आकर ही उन्हें विकास की हरकतों और उसके पिता के सारे कारनामों का पता चला था। वह लोग इसलिए उसका पीछा छुड़वाने के लिए तनु को हिंदुस्तान भेजा गया था, लेकिन विकास उसका पीछा करते हुए हिंदुस्तान तक आ पहुंचा था। वह किसी भी तरह विकास से अपनी बेटी को बचाना चाहते थे। जब उन्हें ये सब पता चला तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ था। तनु वापस हवेली में चली आई थी। उस दिन के बाद से उसका दर्शित के साथ सामना नहीं हुआ था। तनु ने अपने आप को काफी बदल लिया था। उसकी मम्मी ने भी उसे समझाया था। अब तनु को लग रहा था कि उसे अपनी गलती की सजा मिली है। वह दर्शित की धर्मपत्नी थी। उसके बावजूद भी वो विकास के साथ बातचीत करती रहती थी। उसने भगवान को भी नाराज किया था और उसी ने उसे ये सब सिखाया भी था। वह पहले जैसी शरारती तनु नहीं रही, बल्कि अब वो हद से ज्यादा मैच्योर और समझदार लगने लगी थी। 2 दिन पहले ही विकास ने उससे दोबारा बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने विकास का कॉल काटकर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। अब उसकी जिंदगी में उस घटिया इंसान के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उन दिनों वह सिर्फ दर्शित के बारे में ही सोचती रहती थी। उसे दादा अंकल से पता चला कि जब वो बेहोश हुई थी, तब दर्शित खाने पीने का होश खोकर उसके पास ही मौजूद था। 3 दिनों तक वह उसके पास बैठा उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था और उसके लिए लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहा था। वह आदमी जिसने कभी किसी को इतनी अहमियत देना सीखा ही नहीं था, वह अपनी हर चीज से बढ़कर उसे चाह रहा था। वह उस छोटी सी लड़की के लिए तड़प रहा था, उसकी तकलीफ पर बेचैन भी हो रहा था। ये बात अब तनु की समझ में आ चुकी थी। वह नवरात्रों में से एक रात थी। वह भगवान के सामने रो रो कर अपने पापों की माफी मांग रही थी और साथ ही भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि दर्शित का दिल उसकी तरफ से नरम हो जाए। दर्शित ने पिछले 1 हफ्ते से उसे नहीं देखा था और उसका दीदार करने के लिए उसके कमरे में आया। उसने तनु को यूं प्रार्थना करते देखा और उसके होठों से अपना नाम सुनकर ठिठक कर रह गया। उसका तीर सीधे निशाने पर जा लगा था। वह हल्का सा मुस्कुराया और उसके बराबर में जाकर बैठ गया। तनु ने जब भगवान के चरणों से अपना सिर उठाया और सामने दर्शित को मौजूद पाया तो उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। वही विश्वास वाला चेहरा था, लेकिन आज उसकी आंखों में वो पुरानी शक्ति नहीं थी, लेकिन एक अजीब सी तड़प और नरमी थी। तनु ने चुपचाप नजरें झुका ली, अपनी उंगलियां चटखाने लगी, जैसे अपने शब्दों पर काबू पाने की कोशिश कर रही हो। कमरे में छाई चुप्पी को दर्शित की गहरी आवाज ने तोड़ दिया। क्या तुम्हें अभी भी मुझसे कोई शिकायत है? उसने तनु के झुके हुए चेहरे की तरफ देखते हुए धीमे शब्दों में पूछा। तनु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपनी नजरें उठाकर उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत की एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। दर्शित ने गहरी सांस ली और नजरें चुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम इस रिश्ते में घुटन महसूस करती हो। मैंने बहुत सोचा तनु, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिवाली के बाद इस बंधन से आजाद करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अपनी जिंदगी की खुशियां बर्बाद करो। आजादी का शब्द सुनते ही तनु के पैरों तले से जमीन निकल गई। जिस आजादी के लिए वो पहले तड़पी थी, आज वही उसे जहर लग रही थी। वह तड़प उठी और अगले ही पल सारी दूरियां मिटाकर दर्शित के गले लग गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। दर्शित ये सब देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि तनु इस तरह का व्यवहार करेगी। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। तनु ने रोते हुए बड़ी मुश्किल से शब्द निकाले। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने भगवान जैसे पति को दुख पहुंचाया है और आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाई है, लेकिन मुझे उस गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। उसने दर्शित की कमीज को अपनी मुट्ठियों में भींचते हुए कहा, जैसे उसे डर हो कि वह उसे छोड़कर चला जाएगा। मुझे दिवाली के तोहफे में ये जुदाई बर्दाश्त नहीं। दर्शित, मुझे दिवाली के तोहफे में सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए। आपके चरणों में थोड़ी सी जगह चाहिए। क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकोगे? दर्शित के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। उसने तनु को खुद से अलग नहीं किया और उसका भीगा हुआ चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया।
उसकी आंखों में अब सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत थी। पागल लड़की, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तुमने होश में आकर मेरा हाथ थामा था। उसने तनु के चेहरे पर अपने होंठ रखे और उसे अपनी मजबूत बाहों में समेट लिया। और तुम्हारी सजा खत्म हुई मिस तनु। अब सिर्फ मोहब्बत का वक्त है और वह मोहब्बत तुम्हें जिंदगी भर उस खड़ूस प्रोफेसर के साथ बितानी पड़ेगी। तनु आंसुओं के बीच मुस्कुरा दी। कुछ ही रातों के बाद जब पूरा शहर रोशनियों में नहाया हुआ था, दर्शित उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले गया। ये पहली बार था वे दोनों खुशी खुशी एक दूसरे का हाथ थामे बाजार की रौनकों का हिस्सा बने थे। तनु ने दिवाली के लिए ढेर सारे ब्रांडेड कपड़े खरीदे थे। जिस चीज पर वह हाथ रखती दर्शित तुरंत उसे खरीद लेता। दिवाली के ठीक तीसरे दिन उन दोनों की धूमधाम से विदाई कर दी गई। हवेली में जैसे खुशियों का सैलाब आ गया था। तनु जो कुछ दिन पहले तक रिश्ते से भागती थी, अब अपनी विदाई की तैयारियों में बिजी थी। उसने अपने पसंदीदा लहंगा चुना और ज्वेलरी फाइनल की। उन दोनों की बड़ी धूमधाम से विदाई हुई। विदाई की रात जब तनु दुल्हन के कपड़ों में सजी कमरे में मौजूद थी, उसके दिल में वो पुरानी घुटन नहीं थी। जैसे ही दर्शित कमरे में दाखिल हुआ, तनु की नजरें शर्म से झुक गई। उस रात उसने कोई जिद नहीं की और ना ही कोई आनाकानी की, बल्कि पूरे मन से खुद को उस आदमी के हवाले कर दिया जो उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी इंसान बन चुका था। जहां तक विकास का सवाल था, उसे और उसके पिता को उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। तनु ने उसे अपने दिल से खरोच कर निकाल फेंका था। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान था और वह था दर्शित। विवेक ने जब तनु और दर्शित को अपने घर दावत पर बुलाया तो तनु उसकी आवाज और आंखें देखकर चौंक गई थी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन दर्शित ने बात ही बदल दी। विवेक ने भी चुपचाप धन्यवाद कहा, क्योंकि अगर वह पकड़ा जाता तो तनु के हाथों उसकी सामत आनी थी। तनु उसका बुरा हाल बना देती। इसी वजह से उन लोगों ने उस दिन की सारी बातें छुपा ली थी। अब उनकी जिंदगी हंसी खुशी बीतने लगी थी और उनकी मोहब्बत में रोज एक नई चमक आ रही थी। तनु ने कॉलेज पूरा करने के बाद अपने लिए नौकरी भी तलाश कर ली थी और इसके लिए दर्शित को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वह उस पर कभी भी कंट्रोल नहीं रखना चाहता था। और यही बात तनु को बहुत पसंद आती थी। उसके बाद से उसका विकास से कभी आमना सामना नहीं हुआ। उसने अपनी जिंदगी से विकास को हमेशा के लिए निकाल फेंका था। दर्शित उसे लेकर उस शहर को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था और अब तनु और दर्शित अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थे। अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहां कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियां देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सब का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।